तान्या के घर से कुछ ही दूर दो शानदार कोठियां थीं। दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, मानो दोनों जुड़वा बहनें हों। तरह तरह के सुंदर फूल पौधों वाले बगीचे से घिरे यह कोठी आते जाते सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। तान्या भी अक्सर कॉलेज जाते समय उन कोठियों को निहारती जाती थी। पहले वाले कोठी की मालकिन वनीता जी से तो उसका परिचय भी था। दूसरी कोठी के बाहर अक्सर एक हैंडसम नौजवान दिखाई दे जाता था, कभी अपनी कार को साफ करता हुआ तो कभी गेट के पास किसी से बातचीत करता हुआ दिखता। अक्सर वह नौजवान उसे तिरछी नजर से देखकर मंद मंद मुस्कुराता भी था। तान्या पलके झुका सिर झुकाए वहां से निकल जाती थी। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। तान्या का अब कॉलेज में आखिरी वर्ष ही था। तान्या अब जॉब करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे लेकर बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वे जानते थे कि तान्या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, इसलिए वह उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते थे। तान्या की माँ तान्या को शादी के बंधन में बांधने को आतुर थी, लेकिन इंसान किस्मत के सामने हार जाता है। होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। तान्या ना तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जा पाई और ना ही वह शादी के बंधन में बंध पाई। ऊपर बैठे विधाता ने तो उसकी किस्मत में कुछ और ही कहानी लिखी हुई थी। किस्मत के लिखे को कौन पढ़ पाया है और कौन मिटा पाया है। अचानक एक मनहूस दिन सुप्त अवस्था में ही तान्या के पापा को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। पूरे परिवार के सपने धूल में मिल गए। तान्या और उसकी माँ के जीवन में मानो मुसीबतों की आंधी आ गई थी। उनका कोई ऐसा खास नाते रिश्तेदार भी ना था जो इस मुसीबत की घड़ी में उनको सहारा देता और उन पर आए इस आकस्मिक दुख में उबारने में मदद देता। नाम के लिए तो तान्या के एक चाचा थे, लेकिन वो बहुत पहले ही विदेश में परिवार सहित बस गए थे। तान्या के एक मामा भी थे जो बेचारे बहुत ही गरीब थे। अपने परिवार का भरण पोषण ही बहुत मुश्किल से कर पाते थे। उनसे कुछ उम्मीद रखना व्यर्थ ही था। मामा जी बेचारे ये खबर सुनकर इधर उधर से मांग कर कुछ रुपयों का जुगाड़ करके आ तो गए, पर बहन और भांजी की कुछ आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे। बस बहन और भांजी को थोड़ी सी हिम्मत बंधाकर चले गए। माँ और बेटी ही एक दूसरे के आंसू पोंछती रहती थी। पापा की आधी पेंशन तान्या की माँ को मिलनी शुरू हो गई। तान्या ने बड़ी समझदारी से उसके पापा ने जो रुपया उसकी शादी के लिए जमा किया था और जो उनकी थोड़ी सी सेविंग्स थी, उनको सहेज कर अपनी माँ के नाम एक एफडी बनवा दी। तान्या अब मन मारकर अपने जीवन की सारी उमंगों और सपनों को अनदेखा करके किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में निकल पड़ी। वह अपने कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी। बहुत सोच कर उसने सबसे पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम किरण जी से संपर्क किया। कॉलेज के स्टाफ को भी उस पर बहुत ही गर्व था। वो सबके स्नेह की पात्र भी थी। उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम से संपर्क करके उनसे अपनी इस समस्या के बारे में विचार विमर्श किया और सहायता मांगी। इस बार तो तान्या की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। संयोग से उसी कॉलेज में ही लेक्चररशिप के लिए कुछ रिक्त स्थान थे। उनमें से एक स्थान तान्या के विषय का भी वहाँ खाली था। बस बात बन ही गई। अब एक छोटे से औपचारिक इंटरव्यू के बाद ही तान्या को वहाँ लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त कर लिया गया। तान्या ने भी प्रिंसिपल मैडम किरण जी का हार्दिक धन्यवाद किया। तान्या अब बहुत ही लगन और मेहनत से अपने शिक्षण कार्य में जुट गई। नौकरी करते करते 3 साल ऐसे ही गुजर गए। तान्या की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मन ही मन उसे तान्या पर दया भी आती थी कि बेटी के जीवन के स्वर्णिम दिन रोजी रोटी कमाने के फेरे में बीते जा रहे थे। उसकी संगी सहेलियां बेफिक्र होकर बड़े आनंद से घूमती फिरती अपना जीवन बिता रही थीं। उनमें से तो बहुत के तो विवाह भी हो चुके थे, लेकिन तान्या पापा के न रहने पर घर की सारी जिम्मेदारी वहन करते हुए अपनी जॉब और घर की उलझनों के जाल में उलझी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उनकी पड़ोसन वनीता जी उनके घर आई। उनकी बेटी का बर्थडे था।
वे तान्या से बहुत ही स्नेह रखती थी, इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार और आग्रह से तान्या को भी अपने घर पर आमंत्रित किया। पापा की मृत्यु के बाद तान्या का मन अब किसी भी त्योहार मनाने या समारोह में जाने से उचाट हो चुका था। उसकी माँ ने जब बहुत आग्रह किया तभी उसने वहां जाने के लिए हामी भरी। कॉलेज से आते हुए तान्या बच्ची के लिए तोहफा भी पैक करवा लाई थी। बहुत दिनों के बाद उसने अपनी मनपसंद गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी और हल्का फुल्का मेकअप कर वहां जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने जब उसे तैयार देखा तो उनके दिल में एक हुक सी उठी। वह सोचने लगी कि देखो, सजने संवरने के दिनों में मेरी जवान बेटी जोगन सी बन गई है। आज जरा सा ही सजने संवरने पर उसका रूप रंग कितना निखर कर खिल आया है। वनीता जी ने अपने कोठी के लॉन में ही बर्थडे का भव्य आयोजन किया था। शहर के बहुत से जाने माने लोग उस पार्टी में उपस्थित थे। तान्या संकोच में होकर अनजान लोगों में बैठी बहुत ही स्वयं को असहज सा महसूस कर रही थी। तब अचानक वनीता जी की नज़र तान्या पर पड़ी तो वो बड़े ही उत्साह से उसका स्वागत करने आगे बढ़ाई और तुरंत वहां से घूमते हुए वेटर्स को इशारे से बुला तान्या के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स आदि मंगवाए। बड़े प्यार से तान्या से बोली, अकेली मत बैठो, तुम भी पार्टी को एंजॉय करो। तान्या तो वहां किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए चुप ही बैठी रही। अचानक पड़ोस वाली कोठी में रहने वाले वही हैंडसम नौजवान ने ना जाने कब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे तान्या की ओर अपनी मोहनी मुस्कान से देखते हुए कहा, अरे आप तो हमारी पड़ोसन है ना। फिर हंसते हुए स्वयं ही बोलता गया, देखिए, इतने पास रहते हुए भी हम लोगों का कभी आपस में परिचय तक नहीं हुआ। तान्या ने औपचारिकतावश मुस्कुराते हुए बड़ी ही शालीनता से अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं तान्या हूँ, सामने वाले घर में ही रहती हूँ और हिंदुजा कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर हूँ। परिचय दे तान्या चुप हो गई। नौजवान मुस्कुराकर बोला, मैं विवेक हूँ, मैं भी एक विदेशी कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे पापा का विदेश में ही बिजनेस है, वो काम के सिलसिले में वहीं रहते हैं, कभी कभी ही यहाँ आ पाते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तान्या चुपचाप सिर झुकाए सब सुनती रही। विवेक भी वहां से उठकर दूसरे मेहमानों के पास जाकर बतियाने लगा। एक दिन तान्या की कॉलेज जाने वाली बस छूट गई। तान्या वहीं खड़ी होकर किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। विवेक अपनी कार से कहीं जा रहा था। जब उसने तान्या को अकेले खड़े देखा तो वह मुस्कुराते हुए चंचल निगाहों को देखते हुए बोला, अरे लगता है आज आपकी बस छूट गई। क्यों? उसने कार को वहीं रोक लिया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ दूंगा। वह बिना तान्या के जवाब की प्रतीक्षा करे झटपट एक कुशल चालक की तरह कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। तान्या भी मना ना कर पाई। विवेक के साथ कार में बैठकर तान्या के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मन में नई अनोखी सी तरंगे उठने लगी। विवेक कनखियों से उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। तान्या की धड़कनें कार की रफ्तार के साथ तेज हो रही थी। तान्या के मन की वह कोमल भाव, जज्बात जो उसने बरसों से अपने मन में जबरन दबाए हुए थे, अब उभरने लगे थे। आज विवेक के साथ गाड़ी में बैठी तो उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मानो वह अपने यौवन प्यार की कोमल भावनाओं को छिपा छिपा कर स्वयं पर ही अत्याचार कर रही थी। उसके कॉलेज का गेट गया था। वह नम्रता से विवेक को मंद मुस्कान से धन्यवाद करके गाड़ी से उतर गई। कॉलेज से वापस आने के बाद भी वह विवेक के बारे में ही सोचती रही। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और बातों में अपनापन उस पर मानो जादू सा कर गया था। उसके दिल में एक हलचल सी मची थी। तान्या के पड़ोस के मंदिर से श्रद्धालुओं का एक समूह 4 धाम की यात्रा पर जा रहा था। तान्या की माँ अपने पति के देहांत के बाद घर में कैद सी होकर रह गई थी। तान्या ने अपनी माँ को भी उस तीर्थ यात्रा पर भेजने का निश्चय किया, जिससे उसकी माँ को भी इस उदासी और निराशा के अंधकार से बाहर निकलने का मौका मिले।
और उनको अपने पति के बिना जीने की आदत भी पड़े। तान्या ने अपनी माँ को बहुत ही कठिनाई से तीर्थ यात्रा के लिए मनाया। माँ के जाने के बाद तान्या को बहुत ही अकेलापन और उदासी सी महसूस होने लगी। वैसे उसका आधा दिन तो कॉलेज में ही बीत जाता था। घर आकर घर के काम में व्यस्त हो जाती। बस संडे को उसे कुछ समय मिलता था। एक दिन संडे ही था। तान्या काम खत्म करके दोपहर को सो गई तो शाम तक सोती ही रही। तान्या की नींद डोरबेल की आवाज़ से टूटी। उसके काले घने बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और आंखों में नींद की खुमारी भरी थी। गुलाबी चुनरी उसके गले में लिपटी थी। तान्या की खूबसूरती एक दहकते हुए अंगारों से दिख रही थी। वो जल्दी से घबराकर उठ बैठी। दरवाज़ा खोलने पर वनीता जी और विवेक खड़े दिखाई दिए। वे दोनों हंसकर एक ही स्वर में बोले, देखो तुम्हारे घर बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। वनीता जी ने उसे बताया कि विवेक बहुत दिनों से तुम्हारे घर आने का आग्रह कर रहा था। अब तुम्हारे घर अकेले तो आने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए मुझे साथ लेकर आया है। हमने सुना है कि तुम और तुम्हारे पापा ने घर को बहुत ही अनोखे ढंग से सजाया हुआ था, इसलिए मैं भी यहाँ आने को बहुत उत्सुक थी। तुम्हारी कला प्रियता की चर्चा तो मैंने बहुत से लोगों से सुनी थी, इसीलिए यहाँ आने की इच्छा रोक नहीं पाया। ये सुनकर तान्या के गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। वो बोली, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। पापा नौकरी के दौरान देश विदेश जाते रहते थे, वहां से उनको जो अनोखी कला के नमूने मिलते ले आते थे। विवेक अपलक तान्या को ही निहार रहा था। विवेक का उसे देखने से वह असहज सी हो उठी। उधर विवेक भी उसके रूप रंग को देख हैरान सा था। उसे तान्या का सौंदर्य किसी मायावी दुनिया में खींचे लिए जा रहा था। इस समय दोनों के दिलों में प्यार के बीज अंकुरित हो चुके थे। मन में प्यार की अनेक तरंगे हिलोरे मार रही थी। वनीता जी और विवेक बहुत देर तक बड़े चाव से तान्या के घर की साज सज्जा को देखते रहे। फिर चाय पीकर वापस घर के लिए जाने लगे। उसी समय विवेक और तान्या की नज़रें अचानक मिल गई। बस एक ही नज़र में विवेक तान्या के दिल को लेता गया और अपना दिल उसको देता गया। अब तान्या दिन रात विवेक के ही ख्यालों में खोई रहती। वो मन ही मन जाने अनजाने ही अपनी तुलना वनीता जी से करने लगी और सपने देखती कि विवेक से शादी होने के बाद तो वह भी उनकी पड़ोसन बन जाएगी। उसके दिल में वनीता जी की एक खास जगह बन गई थी और एक बहुत खास और अनोखा सा रिश्ता बन चुका था। तान्या के कॉलेज आते जाते समय विवेक अक्सर उसे अपने बंगले के गेट पर खड़ा दिखता, आंखों ही आंखों से प्यार के पैगाम देता रहता। तान्या तो लोक लाज के डर से आंखें भर उसे देख भी नहीं पाती थी। सावन का महीना था। एक दिन जब तान्या कॉलेज से लौट रही थी, तब बस से उतरते ही काली काली बादलों की घटाएं टूटकर बरसने लगी। तान्या ने शिफॉन की सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। वह भीगकर उसके शरीर से चिपक गई। तान्या पर हर आने जाने वालों की नजरें पड़ रही थी। उन्हें झेलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। उसी समय विवेक एक देवदूत की तरह वहां आ पहुंचा। वह कार का दरवाजा खोलकर तान्या को कार में बिठाकर ले गया। शर्म से तान्या की आंखें झुकी जा रही थी। तान्या के घर के सामने कार रोककर विवेक धीमे स्वर में तान्या से बोला कि वह आज का डिनर उसके घर पर ही करेगा। ये कहकर उसने तेजी से कार मोड़ी और वहां से चला गया। ये सुनकर तान्या सोच में डूब गई कि माँ की गैर मौजूदगी में विवेक का ऐसे उसके घर में अकेले आना क्या सही होगा। पर दूसरे ही पल जब उसके मन में विवेक का अपनापन और उसकी मोहिनी मुस्कान की याद आई तो वह सब कुछ भूल गई। तान्या ने शाम से ही डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पाक कला की परीक्षा की तरह उसने आज बहुत ही सोच समझ के खाना बनाना शुरू किया। दाल मखनी, मेथी मलाई, कढ़ाई पनीर, दही भल्ले और पुलाव, खीर, इतना सब बनाकर वह पसीने से तरबतर हो गई। अब उसने जल्दी से शावर लिया और तैयार हो गई।
उसने जॉर्जेट की सुंदर सी ड्रेस पहन ली, कानों में हीरे के कर्णफुल पहन और बेकरारी से विवेक का इंतजार करने लगी। 7:30 बजे ही रोहित भी नीले रंग का सूट और मैरून टाई लगाए हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट लिए आ गया। वो आते ही तान्या के सौंदर्य को अपलक निहारने लगा। तान्या शर्मा के नीची नजरें कर पलट कर चली गई। तान्या सबसे पहले पाइनएप्पल का जूस उसके लिए लेकर आई। विवेक ने जूस लेने के बहाने तान्या की गोरी और नाजुक कलाई को पकड़ उसे वहीं अपने पास बिठा लिया था। वह आंखों ही आंखों से तान्या के रूप का रस पान करने लगा था। तब तान्या सिर से पांव तक सिहर उठी और हाथ छुड़ाकर किसी तरह किचन में भाग खड़ी हुई। दाल सब्जी सब गर्म करके तान्या ताजे ताजे फुलके सेकने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना सजाकर उसने विवेक को पुकारा। डिनर की लजीज खुशबू और स्वाद की तारीफ करते करते विवेक की जबान थकी नहीं रही थी। तान्या सिर झुकाए सोच रही थी कि काश उसे विवेक के साथ ही अपना जीवन बिताने और उसे इसी तरह प्यार से खाना खिलाने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाएगी। उसे विवेक को उसके हाथों से बना खाना इतने बड़े चाव से खाते देख बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे तान्या और विवेक के संबंध बहुत ही गहरे होते चले गए। तान्या की माँ भी अब तीर्थ यात्रा से लौट आई थी। उसकी माँ ने जब तान्या में नया सुखद बदलाव देखा तो उनके मन को बहुत ही संतुष्टि मिली। वो सोचने लगी कि तान्या भी अपने स्वर्गवासी पापा की यादों के अंधेरों से बाहर निकल एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी है। तान्या की सीधी सरल व्यवहार की माँ ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तान्या की खुशियों का स्रोत क्या है। वो डरती थी कि उसके पूछने से तान्या की कांच से भी नाजुक खुशियां हाथ लगाने से टूट ना जाए। तान्या और विवेक की नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही थी। विवेक नियम से रोज तान्या को उसके कॉलेज से लेने जाता और अपने और उसके घर से थोड़ा पहले ही उतार देता। दोनों एक साथ मिलकर अपने भविष्य के ताने बाने बुनने रहते। स्वभाव से बहुत ही धीर गंभीर तान्या अब कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ भी हंसने मुस्कुराने लगी। विद्यार्थियों को लेक्चर देते देते अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। अपनी बेहद गंभीर लेक्चरार के व्यवहार में आए इस परिवर्तन को देखकर वो सब हैरान भी हो जाते। अब तान्या और उसकी माँ का जीवन भी सामान्य पटरी पर दौड़ने लगा था। तान्या को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, इसलिए आर्थिक संकट भी कुछ सीमा तक दूर हो गया था। रक्षाबंधन पर तान्या की माँ का मन अपने भाई के घर जाने के लिए ललायित हो उठा। तान्या भी सहर्ष उनकी इच्छा का स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आनन फानन में तान्या मामा के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट फल मिठाई खरीद कर ले आई। उसकी माँ यह सब तैयारी देखकर खुश हो उठी। माँ को गाजियाबाद की ट्रेन में बिठा तान्या लौट रही थी कि विवेक ने उसे देख लिया। अब वह निडर होकर तान्या के घर के चक्कर लगाने लगा। तान्या को विवेक का ऐसे रोज बिना कारण आना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत समझदार लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि विवेक के ऐसे रोज रोज आने जाने पर कोई देखकर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। वह उच्च संस्कारों में बंधी होने के कारण विवेक से प्यार और लगाव होते हुए भी विवेक का इस तरह आने जाने को गलत समझती थी। उसने बहुत बार दबे आवाज में अपने मन की इस उलझन को विवेक के सामने साफ कर दी। विवेक ने उसकी बात को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया। उसने पड़ोस के लोगों को नज़रअंदाज कर तान्या के घर आता जाता रहा। एक दिन विवेक ने तान्या से फिर उसके हाथ का बना खाना खाने का प्रस्ताव रखा। अब तान्या संकोचवश इनकार भी न कर पाई। तान्या के घर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद विवेक बड़े ही अधिकार से तान्या के बेडरूम में जाकर वहीं पसर गया। तान्या ने हाथ जोड़कर उसे अपने घर लौटने के लिए बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन विवेक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो बड़े आराम से अपने जूते निकालकर तान्या के पलंग पर निसंकोच लेट गया। ये देखकर तान्या बहुत घबरा गई और बोली, विवेक ये गलत बात है। किसी को खबर हो गई कि तुम इस समय मेरे घर पर हो तो पूरी कॉलोनी में हम दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी।
अभी तुम अपने घर पर लौट जाओ। अभी तुम जाओ। हम दोनों की शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं होने दूंगी। विवेक ने बात को फिर एक बार अनसुनी कर दिया। उसने तान्या को लपक कर गोद में उठा लिया और पलंग पर लिटा दिया और खुद भी साथ में लेटकर बोला, अरे तान्या, सिर्फ आज ही तो हम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल रहा है। कल से तो तुम्हारी माँ भी आ जाएंगी। ऐसा एकांत हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा सोचो मत और परेशान मत हो। तुम अपनी माँ को तो शादी के लिए मना ही लोगी। मेरी मम्मी भी मान जाएंगी। बस मेरी मम्मी देखने में तो बहुत ही आधुनिक लगती हैं, लेकिन अपने मन से पूरी तरह भारतीय संस्कृति में ढली हुई हैं। एक बार हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई तो फिर शादी तक हमें मिलने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसी आज़ादी भी नहीं मिल पाएगी। तान्या ने विवेक की बात को काटते हुए कहा, विवेक, अभी तो हम दोनों के परिवार आपस में मिले तक नहीं हैं। वो लोग तो हमारे रिश्ते के बारे में जानते तक नहीं है। शादी के बारे में तो क्या, एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ तय नहीं हुआ। तुम तो बस बड़े बड़े हवाई महल बनाते जा रहे हो। मेरे घर में तुम्हारा डिनर के लिए आने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन रात को तुम्हारा यहाँ मेरे घर रुकना मुझे तो बहुत ही गलत लग रहा है। ये सुनकर विवेक गुस्से में आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाकर बोला, तान्या, सच बात तो ये है कि तुम्हें ना तो मुझ पर और ना ही मेरे प्यार पर भरोसा है। क्या दकियानूसी गंवार लड़कियों की तरह बहाने पर बहाने बना रही हो। ऐसा कहकर वह गुस्से में पलंग से उठकर खड़ा हुआ और आवेश में पैर पटकते हुए जाने लगा। तान्या घबरा गई। वह विवेक से सच्चे दिल से प्यार करती थी। उसे विवेक की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाई। अब उसका दिल भी पसीज कर व्याकुल हो उठा। उसने लपक कर विवेक का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो विवेक, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, पर मैं दुनिया के रस्मों रिवाज से डरती हूँ। तान्या को कुछ नरम पड़ते देख विवेक ने तान्या को गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से बोला, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये कहकर उसे बेड पर लिटा दिया। बहुत देर तक वो एक दूसरे की बाहों में सिमट प्यार के अलौकिक संसार में डूबे रहे। जब विवेक ने देखा कि तान्या अब पूरी तरह उसके रंग में आत्मसात हो चुकी है, तो वह अपनी दैहिक प्यास बुझाने को आतुर हो उठा। तान्या भी अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। वह उसी के रंग में रंग गई थी। सही और गलत सोचने का दोनों को ही होश कहाँ था। जब ध्यान आया तब तक वह सब कुछ लुटा चुकी थी। होश में आने में अब क्या समझदारी रह गई। उसका तन मन घबराहट और उत्तेजना से थरथरा रहा था। हाय, वह यह क्या कर बैठी। कुछ देर बाद उसे रोहित की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, तान्या, मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। वॉशरूम से बाहर निकलकर तान्या बहुत ही पछतावा महसूस कर रही थी, मानो भरे बाजार में किसी ने उसे बेआबरू कर दिया हो। उसने सुबह उठकर बड़े बेमन से चाय बनाई। कॉलेज जाने का मन ही नहीं हो रहा था। हर चीज में कल रात की यादें बिखरी पड़ी थी। उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। वह गहरे आत्मग्लानि में डूबी जा रही थी। उससे रहा न गया। बेचैनी दूर करने के लिए उसने विवेक को फोन लगाया। बहुत देर बाद विवेक ने फोन उठाया। बोला, क्या बात है, फोन क्यों किया। विवेक की बदले बदली सुर सुनकर तान्या हैरान सी रह गई। संकोच से बोली, ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें फोन कर लेती हूँ। विवेक ने कहा, तान्या, ध्यान से सुनो, मेरे प्रमोशन के लिए जल्द ही एग्जाम्स होने वाले हैं। अब मुझे स्टडी भी करनी है, इसलिए प्लीज तुम मुझे बार बार बेवजह फोन करके डिस्टर्ब मत करना। तान्या बहुत हैरान और हताश सी हो गई। विवेक के ऐसे व्यवहार ने उसे निराशा की गहरी खाई में ढकेल दिया। माँ भी वापस आने वाली थी। एक हफ्ते बाद उसने विवेक को फोन किया तो विवेक ने उसे बताया कि उसने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। अब वह ट्रेनिंग के लिए जल्द ही इंडिया से बाहर जाने वाला है। वहां से आकर वह अपनी मम्मी से हम दोनों की शादी के बारे में बात करेगा। ये सुनकर तान्या का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोहित से कहा कि वह उसने विवेक से कहा कि वह विवेक के बिना 3 महीने कैसे बिताएगी। उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। उसकी बात को अधूरी ही सुनकर विवेक ने बीच में ही फोन को काट दिया।
तान्या स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वो बहुत परेशान हो उठी। माँ भी अब वापस आ चुकी थी। तान्या की माँ अब बहुत खुश थी और खुद को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रही थी। तान्या को अब तो अपनी माँ के सामने जाने में भी शर्म सी आ रही थी। अपराध बोध की भावना से वह दबी जा रही थी। वो सोचने लगी कि उससे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने माँ के विश्वास को अनजाने में ही चूर चूर कर दिया। अब क्या करे? उसने एक बार फिर विवेक को फोन करके कहा कि अब उसकी माँ घर वापस लौट आई है। वो कम से कम एक बार उसके घर में आकर उसकी माँ से तो मिलकर बातचीत करके उन्हें आश्वस्त कर जाए। बाकी बातें बाद में तय कर ली जाएंगी। लेकिन विवेक ने तुरंत अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लिया। विवेक विदेश चला गया। जाने से पहले उसने एक बार भी तान्या और उसकी माँ से मिलने की आवश्यकता भी नहीं समझी। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। कहानी का दूसरा भाग कल प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।